हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान रहे हैं। इस टॉपिक में एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन बातों से हमें पता चलता है कोई किसी भी एटम के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। तो हम ये सब इस टॉपिक में जान रहे हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की 9वीं क्लास है। अब तक 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को भी देखिएगा और फिर आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से मैं पहले बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हम ये जान रहे थे कि जो एटम होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं मॉलिक्यूल, एक होते हैं आयन। ठीक है, तो उसमें हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। वो सब हमने जान लिया था, वो सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम पहले मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और फिर उसके बाद हम आयंस के बारे में जानेंगे, आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये सब कर लिया था, हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़? मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। तो ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ये चलिए अब हम जानते हैं। तो इसमें कहा गया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में समझते हैं। तो इसमें कहा गया है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है, उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, तो उसके अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान होता है, जिसकी तुलना में कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान को 12 इकाई के रूप में लिया जाता है। तो उसको कंपेयर हम किससे करते हैं? कार्बन 12 के जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उसके द्रव्यमान में हम 12 यूनिट के रूप में उसको, या फिर 12 इकाई के रूप में उसको लेते हैं, या फिर लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए अब हम ये जानेंगे कि मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो मैंने मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया है, अगर आपको थोड़ा नहीं समझ आया होगा, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट में होता क्या है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान H2O की गणना, या फिर हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, तो उसका हमें अगर क्वेश्चन आता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास या फिर आणविक द्रव्यमान हम किस तरीके से या किस प्रकार से फाइंड करेंगे, वो हम जानते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, या फिर मास होता है, वो उसका जो मास होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, वो 1 यूनिट होता है। तो कोई भी एटम जो होता है, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, कार्बन का हो, क्लोरीन का हो, सोडियम का हो, किसी भी चीज़ का एटम हो, सबका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो वो क्या होता है, वो सब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सबका पर्टिकुलर होता है। वो हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी की क्लास में बस आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और किस तरीके से हमको वो फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम आगे जब पर्टिकुलर टॉपिक इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसकी संरचना या उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट में जान लेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, या फिर जब हम आगे और जो भी डिटेल में जो पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन एटम है, उसका जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं उनका मास क्या हो गया?
भाई 2 हाइड्रोजन है, जब उसका एटॉमिक मास कितना है 1 यूनिट है, तो उसमें हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिर जब हम 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन के जो एटम है उनका मॉलिक्यूलर मास, ये सॉरी उसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो 2 यूनिट हो जाएगा। वैसे जो हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होता है या मास होता है, मास बोल सकते हैं, द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मतलब एटॉमिक मास भी हम बोल सकते हैं, तो 1 यूनिट होता है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं उसका मास कितना होता है, वो होता है 16 यूनिट। ठीक है, तो फिर मॉलिक्यूलर मास वाटर का या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड का कितना हो गया, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हम जब दोनों के मासेस को ऐड करेंगे, दोनों के द्रव्यमान को हम जोड़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या फिर पानी का या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 यूनिट। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए एक तरीके का और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसको हम H2SO4 के नाम से जानते हैं, उसके आणविक द्रव्यमान की गणना अब हम इस तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, वो ये एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 यूनिट। जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 यूनिट, ये फिक्स होता है। ठीक है, और फिर जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 यूनिट। तो फिर हम हाइड्रोजन सल्फेट का या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, मास ऑफ सल्फर एटम्स, मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन है, ये ओ है ऑक्सीजन के एटम्स। तो 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसके हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, देन आंसर इज 98 यूनिट। तो H2SO4 का या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 98 यूनिट। ठीक है, आई होप आपको एटॉमिक मास के बारे में पता चल गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आयंस के बारे में कि ये आयन क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं। एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इसका मतलब है आयन एक धनात्मक और ऋणात्मक रूप से आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह है। जो आयन्स हैं वो क्या हैं, उसमें क्या है, वो उन पे धनावेशित भी होते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं किसी भी परमाणु के। ठीक है, या फिर किसी भी परमाणु के समूह के। जैसे सोडियम का आयन है उसको हम Na पॉजिटिव से, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम के आयन्स में हम जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर Mg2 पॉजिटिव ऊपर भी लिख सकते हैं, उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन है इसमें। क्लोरीन को हम Cl से डिनोट करते हैं, तो Cl नेगेटिव होता है। जो ऑक्साइड के आयन्स होते हैं वो होते हैं O के ऊपर 2 नेगेटिव आयन होते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आगे जानते हैं, आगे क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। अब जो ये आयंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले को बोलते हैं हम कैटायन, जिन भी एलिमेंट्स पर, जिन भी तत्वों पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायन बोलते हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनायंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव आयंस के बारे में, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, उनके बारे में। तो इसमें कहा गया है, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, मतलब धनावेशित आयन को धनायन के रूप में जाना जाता है। तो जिन एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायन बोलते हैं या फिर उनको धनायन के रूप में जाना जाता है। इसमें आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है, अ कैटायन इज फाउंड बाय द लूज ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। कैटायन कैसे बनता है, जब भी कोई एटम जो होता है वो अपना कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब लूज करता है, उसको क्या कह सकते हैं कि लूज करने से मतलब है कि वो डोनेट कर देता है, तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनायन बनता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम इसमें इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट कर दिया या फिर लूज कर दिया, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है,
देखिए, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बता दे रही हूँ। किसी भी एटम के अंदर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होता है, बैलेंस रहता है, तो उस पर न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे ही कोई भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो जैसे इस पे क्या होता है, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं सोडियम पे। तो जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 इस पे प्रोटॉन रह गए। तो इसलिए एक प्रोटॉन ज़्यादा है ना, तो इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से होता है, ठीक है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको आयंस के बारे में बताती चल रही हूँ। आयंस क्या होते हैं वो जान रहे हैं अब। All the metal atoms can lose electrons easily, so all the metal elements form cation और positive ions। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है सभी धातु परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग सकते हैं, इसलिए सभी धातु तत्व धनायन या धनात्मक आयन बनाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें डक्टिलिटी होती है, मैलिबिलिटी होती है, ये सब हम बाद में जो मेटल्स के बारे में जानेंगे वो सब बाद की बात है, बाद में जानेंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिएगा सिंपल, जिनको नहीं पता मेटल्स के बारे में, जो चमकदार होते हैं, जो आवाज़ करते हैं, वो मेटल होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो सबसे जो हम एक तरीके से एक बात अपने दिमाग में रह सकते हैं या अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो धनायन की या फिर कैटायन की श्रेणी में आते हैं। तो वो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या बनाते हैं, वो कैटायन बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं हम। तो ये तो होगी कैटायन की बात। अब हम एनायंस के बारे में जानेंगे। तो एनायंस क्या होते हैं, अ नेगेटिवली चार्ज आयंस इज नोन एज एनायन। एक धनात्मक रूप से आवेशित आयन को हम ऋणायन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायन बोलते हैं और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या इसके बारे में बताया गया है, आगे बताया गया है एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अब एनायन कैसे बनते हैं, एक परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने से ऋणायन बनते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो अगर क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है तो उस पर प्रोटॉन कम हो गए और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो इसलिए उस पर जब उसने कोई किसी से उधार लिया है तो उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब कि एक प्रोटॉन उसने क्या किया है, किसी से उधार लिया है, तो इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिलहाल आप इतना ही समझिएगा, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट एटम कैन गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एलिमेंट्स फॉर्म एनायन और नेगेटिव आयंस। अब में क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, इसमें बताया गया है कि जो अधिकांश अधातु हैं, अधातु के परमाणु हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त या स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए अधिकांश अधातु तत्व ऋणायन या नकारात्मक आयन बनाते हैं। तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स मतलब कि जिनमें मेटल्स वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, वैसे हमने मैटर में थोड़ा सा पढ़ लिया था, बट मैंने बोला था कि डिटेल में जब पढ़ेंगे जब इसका पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, ठीक है। तो जितने भी नहीं, पहले तो था कि जितने भी मेटल्स थे, लेकिन इसमें है ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त या स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बनाते हैं, ये एनायन बनाते हैं। ज़्यादातर जो क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, वो ज़्यादातर एनायन बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, हमने जिसमें पढ़ा मॉलिक्यूलर मास के बारे में और एनायंस के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा,
कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्लास में कमी भी लगी है, कोई प्रॉब्लम हुई है, मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा इस चैनल के लिंक को भी और इस क्लास को भी, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में साइंस या फिर जीएस जो चल रही है वो पढ़ सकें। अगर आपका कोई सजेशन है किसी भी तरीके का तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।